हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे BFE 102 में परिवार शिक्षा के मूल तत्व। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को किल न करते हुए आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र घोषणाओं में परिवार की संकल्पना। तो संयुक्त राष्ट्रों द्वारा 1948 में मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा मानवता की जीत थी। यह घोषणा व्यक्ति की गरिमा पर आधारित है और विभिन्न देशों के व्यक्तियों और अपने प्रत्येक सदस्य के लिए सम्मान को संवर्धित करती है। वह उनकी रक्षा करती है। मानवाधिकारों की यह घोषणा आगामी सभी मानवाधिकारों सभाओं और दस्तावेजों के लिए प्राधिकृत आधार है। पूर्ण आयु के किसी भी पुरुष व महिला के लिए विवाह के अधिकतर अधिकार को मौलिक मानव अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है। परिवार को समाज के सहज और मौलिक समूह इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है और वह समाज तथा राष्ट्र द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाने का अधिकार रखता है। घोषणा के प्रस्तावना के प्रारंभिक वाक्य है कि ये मानव अधिकार अंतर्निहित और अदेय है और हमारी मानव गरिमा से बंधे हैं। यह नोट किया जाए कि इन मानव अधिकारों का आधार मानव गरिमा है। इन्हें राजनीतिक इच्छा या बहुमत के निर्णय से बदला नहीं जा सकता है। ये प्राकृतिक कानून राजनीति से ऊपर और राजनीति से अलग है। ये राष्ट्रीय कानूनों से ऊपर है और कोई भी राष्ट्र ऐसे कानून नहीं बना सकते जो इसमें बदलाव कर सके। यह संयुक्त राष्ट्र घोषणा सभी मानव अधिकारों दस्तावेजों का स्रोत है और जीवन विज्ञान पर आधारित प्राकृतिक परिवार की सुरक्षा प्रदान करती है। वयस्क पुरुषों और महिलाओं को विवाह करने और परिवार बनाने का अधिकार है। यह अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आता है। परिवार समाज की मौलिक इकाई है और विशेषाधिकारों और राजनीतिक सुरक्षा का हकदार है। परिवार और बच्चे के अधिकारों संबंधी सूत्रों को यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑफ इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स जैसे कानून के रूप से बंधने वाली कन्वेंशनों में दोहराया गया है। परिवार और व्यक्ति की पूर्ण शान के राह में उनकी मान्यता व विकास के लिए उत्कृष्ट सर्वाधिक अनुकूल और अद्वितीय स्थान है। परिवार में ही मानव विकास के प्रथम प्रयासों की पहल की जाती है और शिक्षा और मानव प्रोन्नति की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। जिस व्यक्ति की परिवार में यह प्रारंभिक दिशा विन्यास नहीं मिलता है उसे मानव अपेक्षित पूर्णता प्राप्त करने की राह में बहुत बाधाएं आती है, जिसके कारण वह व्यक्ति कहलाता है। परिवार समाज का आधार है। समाज में व्यक्तियों के मानव विकास के लिए मानव अधिकारों के प्रति सम्मान होना जरूरी है। समाज में व्यक्तियों के मानवीय विकासों के लिए मानवाधिकारों के प्रति सम्मान अनिवार्य है। इन मानव विकास मूल्यों के में जीवन, स्वास्थ्य, ज्ञान, कार्य, समुदाय, धर्म और संस्कृति शामिल है। परिवार व्यक्तियों का लघुत्तम समुदाय है। परिवार के अनिवार्य मूल्य केवल तभी प्राप्त किए जा सकते हैं जब महिला और पुरुष दोनों विवाह में एक दूसरे को पूर्णतः समर्पित कर दें, स्नेह व प्यार के समुदाय को स्वीकार कर ले, प्रजनन सृष्टि में नव जीवन के उपहार को पूरी तरह स्वीकार करने के इच्छुक हो और संतान की शिक्षा का दायित्व लेने के लिए तैयार हो। माता पिता बच्चे को ऐसा घर प्रदान करते हैं जिसमें बच्चा पल बढ़ सके। वे सभी अधिकारों को व्यक्ति के रूप से विकसित होने के लिए प्राकृतिक रूप से अनिवार्य है। वे अत्यधिक प्रभावी ढंग से परिवार में वास्तविक बन जाते हैं और अपने स्वरूप में ही परिवार अधिकारों के विषय मानव समाज का बुनियादी अवयव और पूर्ण मानव विकास के में एक सर्वाधिक अनिवार्य शक्ति है। परिवार की सामाजिक मध्यस्थता के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। परिवार जीवन का आश्रय स्थल है। यह मात्र मानव यथार्थ न होकर उससे कहीं अधिक है। यह वह स्थान है जहां अस्मिता के साथ व्यक्ति अपने लिए रह सकता है। यदि परिवार मानवाधिकारों द्वारा सुरक्षित व विशेषाधिकार युक्त है तो वह हर समय हर स्थान पर वैध है। समाज की उत्तरजीविता विवाह
और परिवार की ठोस संस्था पर निर्भर करती है। परिवार की परंपरागत संरचना समाज से लुप्त हो जाएगी तो लोग इस बात से अनभिज्ञ होंगे कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। अतः परिवार को किसी भी तरह से अपना विशेषाधिकृत राजनीतिक समर्थन नहीं खोने देना चाहिए। यदि समर्थन खो जाएगा तो समाज भीतर से ही नष्ट हो जाएगा। परिवार की ऐतिहासिक संकल्पना को लुप्त नहीं होने देना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो इस विद्यमान संकल्पना को बनाए रखना बहुत कठिन हो जाएगा। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर परिवार की संकल्पना को पुनः परिभाषित करने के प्रयास किए गए हैं। कानूनी, न्यायिक तथा संसदीय क्षेत्र में भी इस संदर्भ में प्रयास किए गए हैं। सार्वजनिक विचार विमर्शों से ऐसे प्रयास को बल मिलता है। यह समझना जरूरी है कि राजनीतिक बहुमत मानवाधिकारों को नहीं बदल सकती, वे अदेय और जन्मजात है। मानव की गरिमा के फलस्वरूप न कि कुछ राजनीतिक निकायों द्वारा प्रदान किए गए हैं। बच्चों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1989 में उन्होंने ये कहा है कि समाज के मौलिक समूह के रूप में और परिवार के सभी सदस्यों विशेष रूप से बच्चों की वृद्धि व कल्याण के लिए प्राकृतिक परिवेश के रूप में परिवार में आवश्यक सुरक्षा और सहायता का सामर्थ्य होना जरूरी है, ताकि वह समुदाय भीतर के अपने उत्तरदायित्व को पूरी तरह स्वीकार कर सके। मान्यता प्रदान करता है कि बच्चे अपने पूर्ण और संयत विकास के लिए परिवार में एक खुशहाल, स्नेहपूर्ण और परस्पर समझ रखने वाले माहौल में पलना बढ़ना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार बच्चे को अपने जैविक माता पिता के बारे में जानने और उनके साथ रहने का अधिकार है। यदि ऐसा संभव न हो तो उन्हें अनुकूली माता पिता के साथ रहने का अधिकार है, जो यथासंभव हद तक उनके सगे माता पिता के समरूप होते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चे का हित सर्वोत्तम है, जो बच्चों को अधिकार से संबंधित मुद्दों को नियंत्रित करेगा, न कि वयस्कों के हित में ध्यान रखा जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग घोषणा करता है कि दोनों में परिवार के महत्व की चर्चा की गई है। परिवार के अंतर्गत माँ, पिता और बच्चे आते हैं। यह सभी समाजों में एक स्वाभाविक संस्था है। समाज इसे समर्थन देने के लिए बाध्य होता है, क्योंकि यह अद्वितीय रूप से बच्चे पैदा करता है और उनका लालन पालन करता है। माँ एवं बच्चों को विशेष राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। गर्भवती व स्तनपान करने वाली माँ संवेदनशील होने के बावजूद किसी भी समाज में अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य करती है। राजनीतिक रूप से परिवार संगत होता है, क्योंकि यही मानव पैदा होते हैं व बढ़ते हैं। माता पिता बच्चों का लालन पालन करके उन्हें उत्तरदायी नागरिक बनाने के लिए शिक्षित व करके वे समाज के मुख्य कार्य करते हैं। माता पिता का स्थान कोई भी नहीं ले सकता, इसलिए हम कहते हैं कि परिवार की आधारभूत इकाई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सम्मेलन की धारा 3 में वर्णित है कि बच्चे का सर्वोत्तम हित प्राथमिक विचारणीय विषय होगा। कानूनी रूप से नियंत्रणकारी कन्वेंशन ने बच्चों को अपने माता पिता के प्रति अधिकार के संबंध में कोई संदेह नहीं छोड़ा है। बच्चे को न केवल अपने माता पिता के बारे में जानने का अधिकार है, बल्कि उसे उनके द्वारा लालन पालन किए जाने के भी अधिकार है। बच्चे का सर्वोत्तम हित का यही तात्पर्य है कि इसका निहितार्थ यह है कि केवल बच्चा पैदा करने के लिए विवाह करना अन्यायपूर्ण, परस्पर विरोधी अंतर्राष्ट्रीय कानून है। ऐसे सैकड़ों मामले हैं जहां विवाह बंधन, सहवास और सेक्स कार्यकर्ताओं द्वारा पैदा हजारों बच्चे पैदा किए जाने के बाद उन्हें जीवन यापन की व्यवस्था स्वयं करने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। HIV संक्रमित पुरुष व महिला जिनका स्वास्थ्य पहले से ही खतरे में, उनके लिए बच्चों को जन्म देना सर्वोत्तम हित में नहीं होगा। इसी प्रकार कुछ देश जो समलिंगी को एक साथ रहने की अनुमति देते हैं, उनके द्वारा बच्चों को गोद लेने से बच्चे का सर्वोत्तम हित की सुरक्षा किस प्रकार होगी। कई देशों में
ऐसे प्रभावी व समूह व व्यक्ति हैं जो परिवार की संकल्पना को पुनः परिभाषित करना चाहते हैं। वे इस संकल्पना में गोद लिए या गोद लिए बिना समलैंगिक संगम, अपने या दत्तक बच्चों वाला एकल माता पिता, विवाह से पैदा हुए बच्चे, दंपति के रूप में सहवास के लिए रहने वाले, यहाँ तक कि जानवरों को के दत्तक को भी शामिल करना चाहते हैं। इनमें अधिकांश परिवार संरचना के अंतर्गत अन्य गमन में व्यभिचारी यौन, विवाह पूर्ण यौन और मात्र आत्मतुष्टि के लिए यौन के साथियों के अन्य रूप को स्वीकृत देते हैं। निसंदेह ये सभी सड़कों पर रहने वाले पुरुष के लिए भ्रामक स्थितियां हैं। सामाजिक वैधता का अनिवार्यतः कानूनी वैधता से कोई संबंध नहीं है। अल्पसंख्यक समूहों को अपने आप मानव अधिकारों के दुर्बल बनाने वाले भाग की अनुमति प्रदान नहीं की जानी चाहिए। यह तो स्पष्ट है कि कोई भी राजनीतिक अधिसंख्यक या अल्पसंख्यक समूह समाज में के सबसे बड़े संवेदनशील समूह अर्थात बच्चे के अधिकारों को परिवर्तित नहीं कर सकता। कुछ छोटे छोटे देशों के कानून के विचार व मत से सहमत होना उचित नहीं होगा। कानून में प्रत्येक मुद्दों पर सामाजिक प्रचलनों की यथार्थ और बहुमत अवश्य प्रतिबिंबित होनी चाहिए। उदाहरण के लिए नॉर्वे में अनुमानतः 50% बच्चे वैवाहिक गठबंधन से पैदा होते हैं। सांख्यिकीय रूप से यह तथ्य मानदंड बन सकता है। कुछ छोटे छोटे देश के प्रभावी समूहों द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कुछ अंतर्राष्ट्रीय अधिकार अपने राष्ट्रीय जनमत और परंपराओं के विरोधी हैं। बच्चे और उनके सुरक्षित आश्रय अर्थात परिवार को अपनी स्वार्थों और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए राजनीतिक और कानूनी प्रक्रिया में तोड़ मरोड़ नहीं की जानी चाहिए। परिवार क्या है और बच्चे के अधिकारों के बारे में कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए। जो अधिकार बच्चों के हैं वे वयस्क नहीं है और ये अधिकार वयस्कों के अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण है। वयस्कों के विवाह करके परिवार बनाने के अधिकतर अधिकारों से हटकर राजनीतिक ध्यान बच्चों के माता पिता के प्रति अधिकार व अस्थायी पारिवारिक जीवन की ओर प्रवृत्त होने से यह परिणाम होगा कि चरम व्यक्तिवादी व्यक्तियों को झुकना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने BFE 102 में संयुक्त राष्ट्र घोषणाओं में परिवार की संकल्पना की विस्तृत से चर्चा की। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।